आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस रिवीजन सीरीज लेकर, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक का रिवीजन करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका का रिवीजन किए थे और इस वीडियो में हम लोग ऊतक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये रिवीजन जो सीरीज है उसको अच्छे से पूरे टॉपिक को देख लेते हैं तो रेलवे में जो आने वाले 25 नंबर है वो बड़ी ही आसानी से आप लोगों से बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका जो है डायग्राम के साथ जो है थ्योरी के रूप में देखना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। हम लोग उसको जो है हर एक टॉपिक को डायग्राम के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा दोनों को अगर देखेंगे तो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा और बाकी पीडीएफ भी आपको वहीं जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, ऊतक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पादप ऊतक को। ठीक है, तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब बात करें विभाज्य ऊतक की, तो विभाज्य ऊतक तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? शीर्षस्थ, एपिकल, पार्श्व, लेटरल और अंतस्थ अर्थात इंटरकैलरी। ठीक है, और स्थायी ऊतक जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट और जटिल स्थायी ऊतक अर्थात कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब बात करें सरल स्थायी ऊतक तो तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो हम लोग इसको इसके रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले है ऐसे कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ऊतक कहते हैं। जो संरचना में अर्थात उसका बनावट और उसका कार्य अर्थात वो एक ही कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और वो क्या रहते हैं? कोशिकाओं का समूह रहते हैं। ठीक है, ये ऊतक है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बीचेत ने किया था, याद रखिएगा। बीचेत ने जो है ऊतक को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को। विभाज्य ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं विभाज्य ऊतक को। ठीक है, विभाज्य ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो लगातार विभाजन होना जो है विभाज्य ऊतक की मुख्य विशेषता, अर्थात ये लगातार विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं। विभाज्य ऊतक में कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो पतली होती है। और ये क्या होती है? विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है, पतली कोशिका भित्ति और जीवित होती है तथा लगातार जो है विभाजन होती रहती है विभाज्य ऊतक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाओं में किसकी कमी होती है? तो रसधानी अर्थात वैक्यूल की जो है कमी होती है विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में। ठीक है, याद रखिएगा। विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसे होता है? जो जीव द्रव्य है वो कैसे होता है? तो वो सघन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विभाज्य ऊतक में पाया जाने वाला नाभिक कैसा होता है? तो नाभिक जो है बड़ा रहता है और जो है स्पष्ट रहता है विभाज्य ऊतक में नाभिक। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको डायग्राम से देखना चाह रहे हो तो हम हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। अगर उसको आप देख लेते हैं तो फिर इसको देखेंगे तो और भी आपके लिए आसान होगा। और अगर आप इसका जो है अध्ययन कर चुके हैं पहले ऊतक का तो फिर ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब बात करें ऊतक जो विभाज्य ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो विभाज्य ऊतक जो है तीन प्रकार का होते हैं। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं पीछे। पौधे की लंबाई में वृद्धि कैसे होती है? तो किसके कारण होती है? तो शीर्षस्थ जो विभाज्य ऊतक है उसके कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, और पौधे की मोटाई में वृद्धि किससे होती है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक जो है उससे जो है पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। और जो अंतर्विष्ट जो अंतर्वर्ती जो विभाज्य ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो जो है गांठों में पाई जाती है। पौधे में बीच बीच में जो गांठें होती हैं गोल गोल टाइप के आप देखे होंगे तो वो क्या है? वो जो है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक है। ठीक है, और जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक वो कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है और तने में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? ये पौधे की लंबाई को वृद्धि करती है। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जड़ और तने की नोक पर पाया जाता है ना, इसी कारण लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो पार्श्व विभाज्य ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो जो है कैम्बियम में पाई जाती है। पौधे में जो कैम्बियम होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो पार्श्व जो विभाज्य ऊतक है वो पाया जाता है। अंतर्वर्ती जो विभाज्य ऊतक वो कहाँ पाया जाता है? तो वो जो है घास में और बांस में जो है अंतर्वर्ती जो विभाज्य ऊतक है, अंतर्विष्ट जो विभाज्य ऊतक है वो जो है इंटरकैलरी जो विभाज्य ऊतक है वो पाया जाता है घास व बांस में। ठीक है, अब बात करें प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक से होती है? तो जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है उससे प्राथमिक वृद्धि होती है। ठीक है, और द्वितीयक वृद्धि पार्श्व विभाज्य ऊतक से, अर्थात ये लंबाई में वृद्धि करती है और ये जो है मोटाई में वृद्धि करती है। ठीक है, जो अंतर्वर्ती जो विभाज्य ऊतक पौधे को क्या प्रदान करते हैं? तो त्वरित लंबाई प्रदान करते हैं। अंतर्वर्ती जो विभाज्य ऊतक वो त्वरित लंबाई प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो छोटी होती हैं, वो घनीभूत होती है, घनी होती हैं और छोटी होती है विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्थायी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो स्थायी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। हम लोग देखे थे ये प्रकार। ठीक है,
अब स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो जो स्थायी ऊतक है वो विभाजन रहित होती हैं, याद रखिएगा। जो वो क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोग पीछे पढ़े विभाज्य ऊतक, वो विभाजन होता है उसमें, लेकिन जो स्थायी ऊतक वो स्थायी हो जाता है, अर्थात वो विभाजन नहीं होता है, ठीक है। स्थायी ऊतक बनने की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो स्थायी ऊतक बनने की उत्पत्ति विभाज्य ऊतक से होती है। वही विभाज्य ऊतक विभाजन होकर स्थायी हो जाता है और फिर वो विभाजन होना ही बंद कर देता है, यही जो है स्थायी ऊतक है, ठीक है। अब बात करें स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है। स्थायी ऊतक, तो स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पीछे हम लोग देख चुके हैं, सरल और जटिल। तो सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो सरल के भी देख चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं वो कैसी होती हैं, तो वो भी जीवित होती हैं, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो ये जो है मृत होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा की याद रखिए मृत होती है ना। अब बात करें आगे देखें तो हम लोग देखते हैं अब प्रकाश संश्लेषण कौन से स्थायी ऊतक करता है, तो जो पैरेन्काइमा है वो जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जो सरल ऊतक है उसमें जो है पैरेन्काइमा है वो जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखिए, प से पैरेन्काइमा और प से प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पौधों को लचीलापन कौन सा ऊतक देता है, तो कोलेनकाइमा जो है पौधे को लचीलापन देता है। ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, पर कोलेनकाइमा क्या करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं पौधों को, ठीक है। पौधों को कठोरता कौन सा ऊतक देता है, तो स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि ये मृत होती हैं और कठोर होती हैं, इस कारण ये जो है पौधे को कठोरता प्रदान करती है। पौधे में भोजन का संचय कौन करता है, तो पैरेन्काइमा, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वही भोजन का संचय करेगा। तो भोजन का संचय कौन करता है, पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। अब बात करें जाइलम की कितने प्रकार की कोशिकाएं से बना होता है जाइलम, तो जाइलम जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन सी है ये कोशिकाएं, तो ट्रैकिड्स, वाहिकाएं अर्थात वेजल्स, जाइलम रेसे, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये जो 4 कोशिकाएं हैं उनसे जो है बना होता है कौन, जाइलम, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, तो फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन सा, चलनी नलिकाएं, सीयू ट्यूब्स और सहायक कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स और जो है फ्लोएम रेसे, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो 4 कोशिकाएं हैं इनसे कौन बना रहता है, तो फ्लोएम बना होता है ना, याद रखिए। अब देखते हैं जाइलम का मृत तत्व कौन सा है, तो जो जाइलम है उसका जो ट्रैकिड होता है और जो वाहिकाएं हैं वो जो है मृत होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जाइलम में क्या, जो ये देख लीजिए ट्रैकिड्स और ये जो वाहिकाएं हैं ये जो है मृत होती हैं। और जो जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व कौन सा है, जीवित कौन सा होता है, तो जाइलम जो पैरेन्काइमा है ना वो जो है जीवित होती हैं, याद रखिएगा। और फ्लोएम में कौन सा जीवित तत्व है, तो जो सीयू ट्यूब है, चलनी नलिकाएं, ये जो है जीवित होती हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कार्क किस प्रकार का ऊतक है, तो जो कार्क है वो जो है रक्षी ऊतक है ना, याद रखिए, रक्षा करता है कार्क। कार्क की कोशिकाएं किस पदार्थ से बनी होती है, तो स्यूबेरिन से बनी होती है कार्क की कोशिकाएं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें रंध्र, स्टोमेटा किस ऊतक का भाग है, तो ठीक है, रंध्र अर्थात स्टोमेटा किस ऊतक का भाग है, तो रक्षी ऊतक का भाग है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली संरचना कौन सी है, तो रंध्र अर्थात स्टोमेटा जो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। एपिडर्मिस किस प्रकार का ऊतक है, तो एपिडर्मिस जो है रक्षी ऊतक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें स्थायी ऊतक का कार्य क्या है, तो स्थायी ऊतक जो है संरक्षण, सहारा, परिवहन देते हैं, ठीक है, याद रखिए। जो स्थायी ऊतक है वो स्थायी रहते हैं, इसी कारण क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं और परिवहन करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जंतु ऊतक। जंतु ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उपकल ऊतक अर्थात एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उपकल ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उपकल ऊतक को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। उपकल ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो शरीर की सतह व अंगों के आवरण पर जो है उपकल ऊतक जो है पाया जाता है, अर्थात जो शरीर के जो त्वचा है उस पर पाया जाता है कौन सा, उपकल जो ऊतक है वो। उपकल ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, तो संरक्षण प्रदान करना है। उपकल ऊतक क्योंकि त्वचा में पाया जाता है इस कारण बाहर से रक्षा करता है बाहरी जो चीजें हैं उनसे शरीर की, ठीक है। उपकल ऊतक की कोशिकाएं आपस में कैसी जुड़ी होती हैं, तो सघन व निकटता से जुड़े होते हैं उपकल ऊतक की कोशिकाएं, ठीक है। उपकल ऊतक में कौन सा पदार्थ अनुपस्थित होता है, तो उपकल ऊतक में जो है अंतर कोशिकीय जो द्रव है वो जो है अनुपस्थित रहता है, याद रखिएगा।
ठीक है। उपकला ऊतक के नीचे कौन सी झिल्ली होती है, तो आधार झिल्ली अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उपकला ऊतक के नीचे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग इसको डायग्राम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, हम लोग उसको डायग्राम के साथ बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपकला ऊतक में रक्तवाहिकाएं होती हैं या नहीं, तो उपकला ऊतक में रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं, याद रखिएगा। रक्तवाहिकाएं अर्थात जो ब्लड वेसल है वो जो उपकला ऊतक में नहीं होती हैं। उपकला ऊतक को पोषण कहाँ से मिलता है, तो संयोजी ऊतक से उपकला ऊतक को पोषण मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक सिंपल एपिथेलियम और संयुक्त उपकला ऊतक कंपाउंड एपिथेलियम। अब बात करें जो है सरल उपकला ऊतक, तो सरल उपकला ऊतक 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, सल्की उपकला, स्क्वैमस एपिथेलियम, घनाकार उपकला, क्यूबाइड एपिथेलियम, स्तंभकार उपकला, कॉलमनर जो एपिथेलियम, पक्षमाभी उपकला, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्रंथि उपकला, ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है। ये जो 5 प्रकार के होते हैं सरल उपकला ऊतक, ठीक है। अब बात करें संयुक्त उपकला ऊतक की, तो स्तरीकृत उपकला ऊतक, स्टेरिफाइड एपिथेलियम, परवर्ती उपकला, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं उपकला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं। सल्की अर्थात स्क्वैमस जो उसकी जो कोशिकाएं वो चपटी रहती हैं और बहुभुजाकार होती हैं। सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं, ठीक है, चपटी और जो बहुभुजाकार होती हैं, ठीक है। सल्की उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती हैं, तो फेफड़ों की वायु कोष्ठों में पाई जाती हैं, रक्तवाहिकाओं में पाई जाती हैं। कौन सा, सल्की ना, याद रखिए। सल्की उपकला ऊतक का कार्य क्या है, तो ये जो पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं सल्की उपकला ऊतक, ठीक है। अब घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो क्यूब घनाकार होती हैं, नाम से ही घनाकार है इसलिए घनाकार होती हैं। घनाभ उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो है ग्रंथियों की नलिकाओं में पाई जाती है ना, याद रखिए। जैसे बहुत सारी ग्रंथि होती हैं हमारे में, लार ग्रंथि और भी जो ग्रंथि होती हैं उसमें क्या पाई जाती हैं, तो घनाकार उपकला ऊतक पाई जाती हैं, ठीक है। जो घनाभ उपकला जो का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है स्त्रावण और अवशोषण करना, याद रखिएगा। स्त्रावण और अवशोषण किसका है, तो घनाभ उपकला का। स्तंभीय उपकला की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो लंबी होती हैं और स्तंभ जैसी होती है स्तंभीय उपकला, ये तो नाम से स्पष्ट है इनका। स्तंभीय उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती है, तो आंतों की भीतरी सतह पर पाई जाती है। जो आंत है, जो टी आंत बड़ी आंत, उसकी जो भीतरी सतह पर वो क्या पाई जाती है, तो स्तंभीय उपकला ऊतक जो है पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो स्तंभीय उपकला ऊतक का कार्य क्या है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण करना जो है स्तंभीय उपकला ऊतक का कार्य है, ठीक है। अब सिलिएटेड उपकला ऊतक की सतह पर क्या होता है, तो सिलियां अर्थात रोए होती हैं, याद रखिएगा। रोए जो है सिलिएटेड उपकला ऊतक की जो है सतह पर होती हैं, ठीक है। सिलिएटेड उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती है, तो श्वसन नली में, गर्भाशय नली में जो है पाई जाती है सिलिएटेड उपकला ऊतक, ठीक है। सिलिएटेड उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है, तो कणों को गति प्रदान करना और सफाई करना जो है सिलिएटेड उपकला ऊतक का कार्य होता है। अब बात करें ग्रंथि उपकला ऊतक का कार्य क्या है, तो स्त्रावण होता है, सेक्रेशन जो है ग्रंथि उपकला ऊतक का कार्य है, ठीक है। ग्रंथि उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती है, तो पसीना ग्रंथि में, लार ग्रंथि में, हार्मोन ग्रंथि में, इसमें जो है ग्रंथि उपकला ऊतक जो है पाई जाती है, ठीक है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो सघन व व्यवस्थित होती हैं। अब बात करें हम लोग संयोजी ऊतक को, तो संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यह ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने और सहारा देने में जो है जोड़ने वाले अंगों में पाया जाता है। कौन सा, ये जो संयोजी उपकला ऊतक है वो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाले जो सतह है उसमें जो है पाया जाता है, ठीक है। और संयोजी उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो ढीली होती हैं और अधिक अंतराल वाली होती हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं, याद रखिएगा। अंतरकोशिकीय जो पदार्थ हो अधिक होती है संयोजी ऊतक की, ठीक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, तो सहारा देना, जोड़ना, रक्षण करना, परिवहन करना, ये जो है संयोजी ऊतक का जो मुख्य कार्य है। अस्थि किस प्रकार का होता है, तो अस्थि जो है कठोर संयोजी ऊतक है, याद रखिए। अस्थि भी संयोजी ऊतक है, कैसी कठोर होती है। अस्थि की कठोरता किस कारण होती है, तो कैल्शियम के कारण होती है अस्थि की कठोरता, ठीक है। अस्थि की मूलभूत इकाई क्या है, तो ऑस्टियोसाइट जो है, जो ऑस्टियोसाइट है वो अस्थि की मूलभूत इकाई है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अस्थि का कार्य क्या है, तो सहारा अंगों की रक्षा और रक्त निर्माण करना, ये जो अस्थि का जो कार्य है। उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है, तो लचीला संयोजी ऊतक है उपास्थि, ठीक है। उपास्थि की मूलभूत इकाई कॉन्ड्रोसाइट जो है उपास्थि की जो है मूलभूत इकाई है। उपास्थि कहाँ पाया जाता है, तो कान में, नाक में, श्वास नली में, जोड़ में, ये जो है यहाँ जो है उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। उपास्थि का कार्य क्या है, तो लचीलापन व सहारा देना जो है उपास्थि का कार्य है। रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त जो है द्रव संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये भी संयोजी ऊतक ही है, रक्त जो द्रव के रूप में रहता है, ठीक है।
रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है रक्त का द्रव भाग। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। अब बात करें आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतिरक्षा करना है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये बहुत कम होती है, लगभग 2 से 4 दिन या 7-8 दिन ऐसे कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत कम होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना जो है प्लेटलेट्स का कार्य है, ठीक है। लसिका किस प्रकार का होता है? तो द्रव संयोजी ऊतक है। कौन सा? लसिका। द्रव जो संयोजी रहता है वो है। लसिका का रंग कैसे होता है? तो हल्का पीला होता है। लसिका में कौन सी रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है लसिका में नहीं पाई जाती हैं, अर्थात आरबीसी नहीं पाई जाती है लसिका में, ठीक है। लसिका का कार्य क्या है? तो वसा का परिवहन करना और प्रतिरक्षा प्रदान करना, ये जो लसिका का कार्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संयोजी ऊतक का कठोर रूप कौन सा है? तो अस्थि है। देखे हम लोग अभी पीछे। संयोजी ऊतक का सबसे लचीला रूप कौन सा है? तो उपास्थि जो है लचीला होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन जो है संयोजी ऊतक का मुख्य प्रोटीन है ना, याद रखिए। पेशी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं पेशी ऊतक को अंग्रेजी में, ठीक है, याद रखिएगा। पेशी ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है? तो संकुचन करना, प्रसारण की क्षमता करना, ये पेशी ऊतक है, संकुचित करता है, ठीक है। पेशी ऊतक का कार्य क्या है? तो गति प्रदान करता है। और पेशी ऊतक क्या करते हैं? तो गति प्रदान करते हैं शरीर को। पेशी ऊतक की मूल इकाई क्या है? तो मायोफाइब्रिल जो है पेशी ऊतक की मुख्य इकाई है, ठीक है, मायोफाइब्रिल। पेशी ऊतक का प्रोटीन कैसा होता है? तो एक्टिन और मायोसिन होता है। प्रोटीन पेशी ऊतक की प्रोटीन एक्टिन होता है और मायोसिन होता है। अब आगे देखते हैं पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। ऐच्छिक, स्ट्रेट, अनैच्छिक, अनस्ट्रेट, हृदय पेशी, कार्डिक, ये जो 3 प्रकार की होती है पेशी ऊतक, ठीक है। अब बात करें ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती है? तो हड्डियों से जुड़ी होती है ऐच्छिक पेशी, ठीक है। अब ऐच्छिक पेशी कैसी होती है? तो लंबी, बेलनाकार, बहुनाभिकीय, एक से अधिक नाभिक, ये होती है ऐच्छिक पेशी, ठीक है। ऐच्छिक पेशी का नियंत्रण कैसे होता है? तो इच्छा अनुसार होता है। ऐच्छिक नाम ही है तो इच्छा अनुसार ही उसका जो है नियंत्रण होता है, अपनी इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक पेशी का कार्य क्या है? तो शरीर की गति कराना, ये जो है इसका कार्य है। और अनैच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती है? आंत में, पेट में, रक्त वाहिकाएं में और मूत्राशय में, ये जो है अनैच्छिक पेशियां हैं। इसमें जो है अनैच्छिक पेशी पाई जाती हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, ठीक है। अनैच्छिक है, अइच्छा के अनुसार अपने ही आप हो जाती हैं। अनैच्छिक पेशी कैसी होती है? तो पतली होती है, धुरी के आकार की और एक नाभिक वाली होती है, ठीक है। अनैच्छिक जो है एक नाभिक वाली होती है। अनैच्छिक पेशी का नियंत्रण कैसे होता है? तो स्वायत्त होता है, इनवॉलंटरी होता है। अनैच्छिक पेशी का कार्य क्या है? तो आंतरिक अंगों की गति प्रदान करना। हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? तो हृदय की भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशी कैसी होती है? तो शाखित, ब्रांच के रूप में होती है। हृदय पेशी शाखा के रूप में ऐसे फैले रहती हैं, इस कारण शाखित रहती हैं। हृदय पेशी में कितने नाभिक होते हैं? तो 1 या 2 हो सकते हैं हृदय पेशी में जो नाभिक है वो। हृदय पेशी का नियंत्रण अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है हृदय पेशी भी, याद रखिए, ठीक है। हृदय पेशी की विशेषता क्या है? तो जीवन भर निरंतर धड़कना, ये जो है हृदय पेशी की जो है विशेषता है, ठीक है। अब बात करें मानव शरीर का सबसे अधिक ऊतक कौन सा है? तो पेशी ऊतक ही मानव शरीर में सबसे अधिक ऊतक है। हड्डियों की गति कौन सा ऊतक देता है? तो ऐच्छिक पेशी। हाथ की गति कौन सा ऊतक करता है? तो अनैच्छिक पेशी। हृदय की धड़कन कौन सा ऊतक करता है? हृदय पेशी, ठीक है। पेशी ऊतक कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो एटीपी प्रयुक्त होती है पेशी ऊर्जा में। पेशी ऊतक का अध्ययन किसका काम होता है? तो मायोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सर्कोमियर जो है मांसपेशी की जो है सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। ये रहा हमारे जो है ऊतक का रिवीजन, ठीक है दोस्तों। अगले जो वीडियो है हम लोग उसका पोषण का जो है रिवीजन करेंगे बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर आपने को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।